हेलो, मैं हूँ धीर सिंह। आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। इस वीडियो में हम लोग कुछ केमिस्ट्री का कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका केमिस्ट्री इम्प्रूव होगा, ताकि आप क्लास 11th या 12th लेवल हो, चाहे 9th लेवल हो या 10th लेवल हो, इन सभी के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे। अक्सर हमारे विद्यार्थियों का, अक्सर स्टूडेंट का यह भ्रम रहता है कि केमिस्ट्री उसको समझ में नहीं आएगी। आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आप हमारे ऑफलाइन वाले क्लास में हैं तो फिर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, जो कि आपके केमिस्ट्री के नॉलेज को इन्हेंस करेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में? तो हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, क्या चीज़ का? तो एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसी तरीके से आपको एटॉमिक नंबर तो याद ही होगा अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। उसी तरीके से मैं अगर बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, हमारे प्यारे भाइयों। उसी तरीके से पोटासियम है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। चलिए, इस तरह से बहुत सारा एटॉमिक नंबर्स होगा। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी मैं अपने किसी लेक्चर में आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, जहां पर कि आपको एटॉमिक नंबर्स निकालने के लिए आ जाएंगे। तो चलिए इसमें जो हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोवैलेंट आयंस के बारे में। एक पढ़ा होगा बाइवैलेंट आयंस। एक पढ़ा होगा आपने ट्राइवैलेंट आयन के बारे में पढ़ा होगा। एक टेट्रावैलेंट आयंस के बारे में पढ़ा होगा। अब मैं मोनोवैलेंट का थोड़ा सा आपको परिचय करवाता हूं कि मोनोवैलेंट क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस है, इस पर कितना चार्ज है? तो बस एक चार्ज है, तो इसलिए इसको कहते हैं मोनोवैलेंट। जैसे Ag पर आपने देखा होगा इस तरीके से एक चार्ज लगा हुआ रहता है, तो ये मोनोवैलेंट है। अब ये मोनोवैलेंट बनता कैसे है, इसको भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। इसी तरीके से आपने कॉपर को देखा होगा, गोल्ड को देखा होगा, अमोनियम पे देखा होगा। जैसे NH4 पे आपने प्लस देखा होगा। ये सारा का सारा मोनोवैलेंट होता है। हम लोग बहुत सारे मोनोवैलेंट को बनाने के लिए सीखेंगे, बाइवैलेंट को बनाने के लिए सीखेंगे, ट्राइवैलेंट को बनाने के लिए सीखेंगे। अब मैंने तो आपको छोटा सा एग्जांपल दिया क्या, मोनोवैलेंट के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसको? तो बाइवैलेंट को देखेंगे। बाइवैलेंट का मतलब क्या? बाय मीन्स दो। जैसे यहाँ पर ये जो बाय है, ये जो बाय है, इसका मतलब होता है दो। बाय का मतलब क्या होता है? दो। तो देखिए बाइवैलेंट का, जैसे आपने देखा होगा कि कैल्शियम है, कैल्शियम पर इस तरीके से 2+ लगा हुआ रहता है, तो ये बाइवैलेंट हो गया। वहीं पर मैग्नीशियम पर भी इसी तरीके से 2+ लगा हुआ रहता है, तो ये भी बाइवैलेंट हो गया। आपने आयरन पर इस तरीके से 2+ लगा हुआ देखा होगा, तो ये भी बाइवैलेंट हो गया। इस तरह से बहुत सारा, जैसे ये Pt पर देखा होगा, प्लेटिनम पर देखा होगा 2+, ये भी हमारा बाइवैलेंट है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि किस तरह से बाइवैलेंट आखिर होता कौन है। अब ये बनता कैसे है, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को देखना है कि एग्जाम्पल के तौर पे देखना है बाइवैलेंट क्या होता है। अब अगला जो चलते हैं हम लोग देखेंगे
ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट, अब आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि चलो ठीक है ऐसा हो सकता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे आप देखते होंगे 3+ रहता है। आयरन, आयरन पर 3+ रहता होगा, ये भी देखा होगा आपने। अभी जस्ट मैंने लिखा था कि आयरन पर 2+ रहता है, तो कहीं पर आयरन पर 3+ भी रहता है। उसी तरीके से टेट्रावैलेंट की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम पर कितना होता है, तो 4+ होता है। लेड है ना, लीड है, लीड पे 4+ होता है। ये होता है टेट्रावैलेंट। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट को ही बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, तो मोनोवैलेंट को देखेंगे। किसको, तो हमारा मोनोवैलेंट देखेंगे। तो ये है हमारा मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन ये है। जैसे देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा पोटासियम है, क्या, तो पोटासियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 19 होता है। देखिए मैं यहाँ पर जनरल, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, मैं जनरल वे में बताऊँगा। और जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा है उस तरीके की भी चर्चा करूँगा, लेकिन पहले जनरल वे में देख लेंगे। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, जैसे 289, ये 288 एंड 1। अब देखिए ये जो पोटासियम है इसका ये K सेल हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। मीन्स सबसे बाहर वाले सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बाहर वाले सेल में देख रहे हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस पोटासियम को क्या होना है, स्टेबल होना है। कोई भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, स्टेबल होने के लिए। उसी तरीके से ये जो पोटासियम है ये भी क्या होना चाहेगा, तो स्टेबल होना चाहेगा। इसके लिए ये पोटासियम जो एलिमेंट है स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपना जो ये बाहर का सबसे बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करता है, ये लूज कर देता है। क्या कर देता है, इस तरीके से क्या करता है, तो ये लूज कर देता है। अब देखिए इसमें जितना पॉजिटिव आयन था उतना ही नेगेटिव आयन था। अब इससे एक नेगेटिव आयन चले गया, या आप ऐसे बोलें एक इलेक्ट्रॉन चले गया। ये जो पोटासियम आयन है, इस पोटासियम आयन में 19 इलेक्ट्रॉन था स्टार्टिंग में और 19 प्रोटॉन भी था। लेकिन अभी क्या हुआ कि इस 19 इलेक्ट्रॉन में से इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया है, तो लूज कर दिया है। तो अब संख्या किसका ज़्यादा हो गया, प्लस का। एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1+ का संख्या ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम लोग दे दिए यहाँ पर 1+। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो यहाँ पर 2+ आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये लूज किया है कितने इलेक्ट्रॉन को, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे इसको पोटासियम पर 1+ चार्ज दिए। इस तरीके से ये मोनोवैलेंट मीन्स पोटासियम जो होता है, पोटासियम में टेंडेंसी होता है 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करने का। अब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इस तरीके से पोटासियम जो है मोनोवैलेंट क्रिएट करता है। अब जैसे यहाँ पर बात आई स्टेबिलिटी की, मैं ये बोला स्टेबिलिटी, कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होगा। देखिए बस एक हाइड्रोजन और हीलियम ही है जिसके आउटर मोस्ट, एक मिनट मैं इसको अलग पेज पर डिस्कस करता हूँ। जैसे देखिए स्टेबिलिटी अगर गेन करना है, स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, क्या स्टेबिलिटी अगर प्राप्त करनी है तो एक देखिए, या तो कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम है, उस एटम के सबसे बाहर वाले सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए,
या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन? या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जैसे देखिए मैं छोटा सा एटम बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये एटम है, ठीक है, इसका ये एक ऑर्बिट हुआ, इसका ये एक ऑर्बिट हुआ, इसका ये एक ऑर्बिट हुआ। सबसे पहले वाले ऑर्बिट को बोला जाता है के, दूसरे वाले ऑर्बिट को बोला जाता है एल, और तीसरे वाले ऑर्बिट को एम, इसी तरीके से एन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कौन है? तो आप कहेंगे कि सर एम वाला जो ऑर्बिट है सबसे बाहर का ऑर्बिट है। अब इस एम वाले ऑर्बिट में इस एम वाले ऑर्बिट में कौन रहेगा? यह सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एम वाले ऑर्बिट को क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे वैलेंस सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो वैलेंस सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो वैलेंस सेल कहेंगे। अब इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ नाम दिया जाएगा। जी हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। देखिए फिर से बता रहा हूं, सबसे बाहर वाले, जैसे सबसे बाहर यहां पर कौन है? ये ऑर्बिट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले यहां पर कौन है? सबसे पहले के ऑर्बिट था। इस के ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वहीं पर एल की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एल वाले ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब हम कहेंगे क्या एल में 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है? यस, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है? यस, 6 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम की बात की है कि मतलब एल वाला जो ऑर्बिट है, इस एल वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है। सेम उसी तरीके से एम की अगर बात की जाए तो एम में भी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएगा? तो 8 ही इलेक्ट्रॉन। मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस पेज में आपने यह सीखा, इसका जो मीन्स कि वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब पहला वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपने देखा कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब यहाँ पर मैं फिर से अगर कहूँ कि चलिए ठीक है, नाइट्रोजन है आपको, ठीक है, नाइट्रोजन है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? तो एटॉमिक नंबर होता है 7। चलिए इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो पहला वाला जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। ये पहला वाला ऑर्बिट लिया मैंने, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब दूसरा ऑर्बिट बनाया। दूसरा ऑर्बिट में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, इससे पहले अगर मैं एक और चीज़ को डिस्कस कर लूँ तो शायद आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 देखा। ये जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का ये एटॉमिक नंबर बताता है कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। मतलब कोई भी एलिमेंट है, अगर ध्यान से सुनेंगे, कोई भी एलिमेंट है अगर, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यह बताता है कि उस एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है। और हमारे प्यारे भाइयों, इस बात को भी आप समझिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यह डिसाइड करता है कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा किसी अनदर वीडियो में, लेकिन बस यहाँ पर आपको दिमाग में यह बात फिट करके रखनी है कि जो हमारा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। मतलब एटॉमिक नंबर अगर 7 तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी? प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो 7 होगा। जब प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे प्यारे भाइयों कितना होगा? तो 7 होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मैं बात नहीं करूँगा, बस हम लोगों को यहाँ पर जाननी है
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाइयों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना होगा, तो आप झट से कहेंगे, है ना, झट से कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 8 होगा। और वहीं पर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, मैं आगे जो बताऊंगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें काम में आएगी। अब मैं अगर कहूँ सोडियम, तो अब फटाफट आप जो है इसका बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। जैसे देखिए मैं बात कर रहा था यहाँ पर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 7 है, और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 है। अब देखिए इसका नाइट्रोजन का एटम बनाइए, ये तो नाइट्रोजन का एटम बनाइए आप, यहाँ पर ये हो गया नाइट्रोजन का ये पहला ऑर्बिट बनाया। देखिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने बताया था कि अभी जस्ट न्यूक्लियस के बगल वाला जो ऑर्बिट होगा, या हम कहेंगे ये के ऑर्बिट है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि के वाला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन को हर हमेशा ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं इससे इंडिकेट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि के वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पर दूसरा, ये एक मिनट, ये दूसरा ऑर्बिट बनाया, क्योंकि इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आया। अब और 5 इलेक्ट्रॉन देना है। यहाँ पर देखिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने तो के वाले सेल में डाल दिया। अब बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा ना, 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे एल सेल। इस तरह से आपने क्या किया, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे, देखिए ये जनरल तरीका है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जाता है, लेकिन जनरल तरीका है, मैं इस जनरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। जब बड़ा बड़ा एटॉमिक नंबर वाला आएगा तो फिर वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब ये जो हमारा, इसको पहले के सेल, यहाँ एल सेल, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हर एक एलिमेंट का एटम यह चाहेगा कि वह स्टेबल हो। स्टेबल कब होगा, या तो उसके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ पर तो सबसे बाहर में देख रहे हैं 5 वाला चीज़ है, तो इसका मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना पड़ेगा। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसमें तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जब लिया तो यहाँ पर 3 माइनस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस तरह से नाइट्रोजन जो बनाएगा, क्या बनाएगा, तो इस तरह से नाइट्रोजन 3 माइनस बनाएगा। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें माइनस कैसे बढ़ता है। सिंपली आप समझ लें कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 3 माइनस इसमें आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग, जैसे इसको तो नाइट्रोजन बोलते हैं, लेकिन ये जो N3 माइनस है, क्या N3 माइनस है, इस N3 माइनस को क्या बोलेंगे, नाइट्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइड। किसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइड। तो यहाँ पर आपने यह चीज़ को देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिर यह भी देखा कि ये नाइट्राइड कैसे बनाएगा। अब यहाँ पर बात है वैलेंसी की। देखिए जितना इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया है, ये नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, लूज नहीं किया बल्कि गेन किया। जितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा या जितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा वही उसका वैलेंसी होता है। देखिए फिर से बोलता हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा
या जितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा वही उसका क्या होगा, तो वैलेंसी को डिसाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया, इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चार्ज की अगर बात की जाए कि नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर 3- है, इसका चार्ज क्या 3- है, तो ये वैलेंसी वाली बात होगी। अगर यहाँ पर आपको पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्या अगर यहाँ पर आपको पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये थी तो नाइट्रोजन वाली बात। अब हम लोग नेक्स्ट वाले एलिमेंट का देखते हैं कि कैसे निकलता है उसका, फिर से सेम यही प्रोसेस रहेगा। जैसे चलिए ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब देखिए इसमें आप अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 होगा। इसका जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए पहला में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और चाहिए एक ऑर्बिट, तो इसमें 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला देखिए, पहला ये K सेल था, ये L सेल था, तो K और ये L, पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन रहा, दूसरा वाला में 6 इलेक्ट्रॉन रहा। अब देखिए इसको स्टेबल होना है सबसे बाहर में, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। देखिए सबसे बाहर वाले सेल को हम लोग कहते हैं क्या, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 है, 6 है। अब इस ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ये लेगा। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। बाहर से ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जैसे ही बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को लेने का मतलब क्या हुआ कि ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ये ले रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको आ जाएगा 2-। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगा 2। जितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, वही होता है वैलेंसी। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन करता है। अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए आपको सोडियम है, क्या सोडियम है, ठीक है, सोडियम। अब यहाँ पर ये जो सोडियम है इसका 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो ये भी 11 हो जाएगा। अब आप जो है सेम उसी तरीके से एटम बना करके अगर आप इसका करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 आने वाला है। अब इसको भी सोडियम को भी क्या होना है, स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए मेरे प्यारे भाइयों क्या करना होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज करना पड़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन दे दें तो 8 तो पुर जाएगा, 8 कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात बताएं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा आसान है या 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा आसान है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में यहाँ पर कम एनर्जी लगेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, तो यहाँ पर सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लूज कर रहा है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया
तो एक माइनस घट गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका डिक्रीज कर गया। इंक्रीज कौन कर गया, बढ़ कौन गया, तो पॉजिटिव साइन इस पर बढ़ गया। इस तरीके से ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्या बनाता है, तो सोडियम इस तरह से कैटायन का फॉर्म करता है। और इस तरीके से ये जो सोडियम आयन है, ये देखिए ये क्या चीज़ का फॉर्म किया, इस तरह से सोडियम आयन का फॉर्म किया। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं ये मोनोवैलेंट है। ये क्या है, मोनोवैलेंट है। अब वहीं पर हम लोगों ने बनाया था, जैसे देखिए ये तो सोडियम आयन तो मोनोवैलेंट हो गया। वहीं पर हम लोगों ने क्या किया था, जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन पर 3 आया था। आप बताएं ये कौन सा वैलेंट होगा, ये ट्राईवैलेंट होगा। ये क्या होगा, ट्राईवैलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1+ है, तो इसलिए मोनोवैलेंट हो गया। अब एक और मैं चर्चा करता हूँ, जैसे कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम, क्या कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इसका मैं सिंपली क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो 2 8 8 2। अब देखिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंकता है, मतलब कैल्शियम निकाल रहा है। इसका मतलब कौन हुआ, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो बताइए कितना पॉजिटिव साइन इस पर बढ़ जाएगा, तो Ca2+ हो जाएगा इस तरीके से ये। अब ये कैल्शियम का कैटायन हो गया। लेकिन कैटायन में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, मोनोवैलेंट है, बाइवैलेंट है या ट्राईवैलेंट है, तो आप सिंपल में कहेंगे सर यह क्या है, तो हमारा बाइवैलेंट है। क्या है, तो ये बाइवैलेंट है। इस तरीके से बहुत सारा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए, जैसे ये हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों करेगा, मैं पहले बता चुका हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इस तरीके से एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इस तरह से 3+ हो जाएगा उस पर। अब बताएं ये जो एल्यूमिनियम है, ये मोनोवैलेंट है, बाइवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है या टेट्रावैलेंट है। आप कहेंगे सर सिंपल सा तो बात है सर, इसके ऊपर पे ये जो देखिए सर, ये है क्या, एल्यूमिनियम पर इस तरह से 3+ है, तो हमारे सर यह जो क्या हो जाएगा, तो सर एल्यूमिनियम ना ही मोनोवैलेंट होगा, ना ही बाइवैलेंट होगा, ना ही टेट्रावैलेंट होगा, सर ये ट्राईवैलेंट होगा। आप फटाफट आप हमको पढ़ाएंगे ये क्या है, ये ट्राईवैलेंट है। तो इस तरीके से आपने देखा। और भी मैं इसके बाद, ये वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, आगे मैं फिर देखूंगा फिर इसी पर मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राईवैलेंट बहुत सारा इस तरह से बना करके आपको दिखाऊंगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बस मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहें। ठंड धीरे धीरे आ रही है, बारिश चल रही है दाना तूफान के कारण, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में उठा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।